Hello students, today we will discuss your next chapter regarding sound. Okay, so what is sound and how it is produced? Sound क्या होता है और उसका production कैसे हो सकता है? Every day we hear sound from various sources. Regular basis पे हमको हर एक different sources से sound हम feel करते हैं, hear करते हैं. For example, we hear sound of morning alarm, church bell, school bell, horn of the car, barking of dog, music from different instruments, etc. Although we do not see sound coming to us, हम इन सारी जगहों से साउंड को हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बट क्या हम इस साउंड को कभी देख पाते हैं कि ये साउंड है क्या, कैसे है, किस तरह से आ रहा है? नो, वी कैन नॉट सी द साउंड बट वी कैन हियर इट. Although we do not see sound coming to us, but sound reaches our ear in the form of waves formed due to vibrations of particles of the medium. The waves carry energy with them in the form of mechanical energy and produces a sensation of hearing in our ear. Thus, sound is a form of energy that produces the sensation of hearing in our ears. So, thus what is sound? साउंड क्या होता है? साउंड एक एनर्जी है. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे ईयर में हियरिंग का सेंसेशन देता है. और ये सेंसेशन हमको कैसे मिलता है? जब किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं. तो साउंड, अगर हम बात करें कि साउंड बेसिकली प्रोड्यूस कैसा होता है, तो साउंड के प्रोडक्शन का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, वो होते हैं वाइब्रेशंस. कहीं ना कहीं कुछ वाइब्रेट करता होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है. जैसे कि आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ले लो, गिटार ले लो. अगर आप गिटार के स्ट्रिंग को हल्का सा वाइब्रेट कराओ तो उसमें क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है. बेल की बात करें, जब बेल, अगर पुराने ज़माने वाली आपने बेल देखी हो तो दो लोहे के रॉड्स होते थे और उनको एक साथ हम मारते थे जिससे साउंड क्रिएट होता था. तो उस टाइम भी क्या होता था? उन दोनों के टकराने से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते थे उनके अंदर, और उन वाइब्रेशंस की वजह से हमको साउंड फील होता था. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस. जब भी कुछ बॉडीज आपस में वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है. साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स. फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेट दिस फैक्ट. एक्सपेरिमेंट 1. Stretch a string by holding one end in your mouth between the teeth and other end in one hand. Pluck it by the other hand near the middle. You will notice that string starts vibrating and simultaneously a sound is heard. आप क्या करो, एक स्ट्रिंग लो, अपने माउथ में डाल लो, स्ट्रिंग को टिप से अच्छे से दबा लो और उस स्ट्रिंग का दूसरा सिरा अपने हाथ में ले लो. अब जो आपका नेक्स्ट हैंड है उससे बार बार उस स्ट्रिंग को ऊपर नीचे करो. आपको महसूस होगा कि वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करने लगेगी ऊपर नीचे, और उस वाइब्रेशन से हमको एक साउंड महसूस होगा. After some time, when string stops vibrating, no sound is heard. और थोड़ी देर बाद जैसे ही स्ट्रिंग वाइब्रेट करना छोड़ देगी, हमें साउंड महसूस नहीं होगा. Next is experiment 2. Take a thin wire and stretch it between the two nails about a meter apart. Place a small bit of paper as rider near the middle of the wire and plug the wire near the rider. You will observe that the rider flies off as the wire starts vibrating and a sound is heard. आप क्या करो, एक वायर लो और उसको दो नेल्स के बीच में अच्छे से टाई करके लगा दो, ठीक है? और उस जो वायर है उसके ऊपर आप एक पेपर रख दो. उसके बाद वायर को आप हल्का सा हिलाओ, वाइब्रेट कराओ. जैसे ही आप अपने हाथ से उसको हिलाओगे, क्या होगा? जो पेपर होगा वो उड़ के हट जाएगा. तो वो पेपर उड़ के क्यों हट गया? क्योंकि वायर में क्या आया? वाइब्रेशंस. एंड नो, the paper rider now placed on the wire does not fly hard and no sound is heard. लेकिन अगर थोड़ी देर बाद आप उसी पे एक पेपर राइडर फिर से रख दो और वायर को कुछ टच मत करो, तो क्या पेपर वहाँ से हटेगा? नहीं, पेपर वहीं का वहीं रहेगा और हमें कोई साउंड महसूस नहीं होगी. एक्सपेरिमेंट 3. टेक अ ट्यूनिंग फॉर्क विच इज अ रेक्टेंगुलर रॉड ऑफ स्टील बेंट इन यू शेप. एक ट्यूनिंग फॉर्क हमें लेना है जो कि यू शेप का होता है, विथ अ मेटेलिक स्टेम एट द बेंड. Strike it one of the arm on a rubber pad. एक रबर पैड लेना है और उस रबर पैड पे उस ट्विनिंग फॉर्क को लेके हमें मारना है. And bring it near a table tennis ball suspended by a thread as shown. You will notice that the arm of vibrating tuning fork is brought close to the ball. It jumps to and fro and the sound of vibrating tuning fork
ओके, सो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ट्यूनिंग फॉर्क लेना है और ट्यूनिंग फॉर्क को उस रबर पैड पे कस के मारना है। उस रबर पैड पे मारने की वजह से क्या होगा, ट्यूनिंग फॉर्क में वाइब्रेशन आने लगेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क में हल्का हल्का वाइब्रेशन आने लगेगा। तो जब उस ट्यूनिंग फॉर्क को आप किसी बॉल के पास लेके जाओगे जो कि हैंग है, किसी थ्रेड से लटकी हुई कोई बॉल है, तो जब आप ट्यूनिंग फॉर्क को रबर वाले पैड पे अच्छे से कस के मारोगे तो ट्यूनिंग फॉर्क में वाइब्रेशंस आएंगे, और उस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को जब आप बॉल के पास ले जाओगे तो बॉल ऑटोमेटिकली टू एंड फ्रो, इधर से उधर मूव करने लगेगी। You will notice that as the arm of vibrating tuning fork is brought close to the ball, it jumps to and fro and sound of the vibrating tuning fork is heard. When its arms stop vibrating, the balls become stationary and no sound is heard. लेकिन जैसे ही टाइम के साथ वो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करना स्टॉप करेगा, बॉल भी स्टेशनरी होगी और हमें कोई साउंड महसूस नहीं होगा। Experiment 4. Take a drum and beat it. You will hear the sound of the drum. By touching its membrane, you can feel its vibration. अगर हम कोई ड्रम ले और उसको बीट करें तो हमें ड्रम का साउंड महसूस होता है, लेकिन वो जो ड्रम का मेम्ब्रेन होता है, ऊपर वाला कवर, जब आप उसको टच करोगे तो आपको महसूस होगा कि वो ड्रम क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। यानी जो साउंड हमें हर्ड हुआ, दैट वॉज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन द ड्रम। जब मेम्ब्रेन वाइब्रेट करना स्टॉप कर देता है तो हमें कोई साउंड महसूस नहीं होता है। नेक्स्ट, इफ यू प्लग द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार और गिटार, यू विल नोटिस दैट द स्ट्रिंग स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड इट्स साउंड इज हर्ड। जब हम किसी भी सितार या गिटार है उसकी स्ट्रिंग को हल्का सा वाइब्रेट कराते हैं तो हमें साउंड महसूस होता है, और जैसे स्ट्रिंग वाइब्रेट करना बंद करता है, देयर इज नो साउंड। From above experiment, we conclude that sound is produced when a body vibrates. Sound तभी produce होता है जबकि एक body vibrate करती है। A vibrating body is a source of sound. Sound is a form of energy. Sound क्या है, एक energy का form है। Mechanical energy is required to start vibrations in a body. अब हमें पता है कि साउंड तभी एग्जिस्ट होता है जब वाइब्रेशन है। तो ये वाइब्रेशन आखिर प्रोड्यूस कैसे होता है, तो ये वाइब्रेशंस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस होता है। कभी कभी ये मैकेनिकल एनर्जी मशीन्स प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी ह्यूमंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ड्रम का एग्जांपल लें, हम अपने हैंड का मैकेनिकल एनर्जी ही तो दे रहे थे। हमारे हैंड की जो मस्कुलर एनर्जी थी वो उस ड्रम के स्टिक में गए, और ड्रम के स्टिक की मैकेनिकल एनर्जी इट वेंट टू द drum and then it start vibrating. The vibrations of the body are transmitted in a medium in the form of waves from that point to the next and so on. These waves on reaching our ears produce vibrations in the eardrum which are perceived by us as sound. अब जो sound है किसी भी medium से निकल के उस sound जो है वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, और वो वेव्स जब हमारे ईयर में पहुंचते हैं तो हमारे ईयर में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, और वही जो हमारे ईयर के वाइब्रेशन से हमको एज अ साउंड फील होते हैं। थर्ड, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड प्रोपोगेशन रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम। अब नेक्स्ट थिंग है कि इसकी जब भी साउंड का प्रोपोगेशन होगा तो हमेशा हमें एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। A material medium is necessary for the propagation of sound from one place to another. Sound produced by a vibrating body travels from one place to other through a mechanical vibrations of medium particles in the form of waves. Now, the requirement of the material medium for the sound propagation of sound can easily be demonstrated by the following experiment. Take an electric bulb, an airtight glass bell jar. The electric bell is suspended inside the airtight glass bell jar. एक इलेक्ट्रिक बेल है जिसको हमने एक बेल जार के अंदर अच्छे से टाइटली पैक कर दिया है। The bell jar is connected to a vacuum pump. जो बेल जार है वो एक वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है। As the circuit of electric bulb is completed, by pressing the key, the hammer of the electric bell begins to strike the gong repeatedly, due to which sound is heard. जैसे ही हम इस की को प्रेस करेंगे और बेल को स्टार्ट करेंगे, क्या होगा, जो बेल में थोंग लगा हुआ है वो आके बार बार बेल से स्ट्राइक करेगा, और जब बेल से स्ट्राइक करेगा तो हमें एक साउंड महसूस होगी। नाउ कीपिंग द की प्रेस्ड, एयर इज ग्रेजुअली विथड्रॉन फ्रॉम द जार। अब की को प्रेस करके एयर को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जार से बाहर निकालेंगे बाय स्टार्टिंग द वैक्यूम पंप। It is noticed that the loudness of sound goes on decreasing as the air is taken out from the bell jar. हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे उस जार से हम एयर निकाल रहे हैं, अब हमको साउंड जो बहुत लाउड सुनाई दे रहा था वो अब काफ़ी हल्का सुनाई दे रहा है।
And finally, no sound is heard when all the air from the jar has been drawn out. The hammer of the electric bulb is still seen striking the gong repeatedly. एयर बाहर पूरी निकाल दी गई है और अभी भी जो बेल का गोंग है वो स्ट्राइक किए जा रहा है, यानी अभी भी वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, बट वी कैन नॉट हियर अ सिंगल साउंड. But it is not heard. Explanation. When hammer of the bulb hits the gong, the sound is produced due to the vibration of the gong which travels through the air of the wall of the jar. This causes the wall of the jar to vibrate and the air outside the jar is also set in vibration. Thus the sound is heard by us. अब जो जार था, ठीक है, जार एयर टाइट था, उसके अंदर पूरा एयर भरा हुआ था और उस जार में एक बेल लगी हुई थी और बेल जो है बैटरी और की से कनेक्टेड थी. तो जब हमने की प्रेस किया, क्या हुआ, जो बेल का गोंग था वो बार बार आके स्ट्राइक करने लगा. स्ट्राइक करने की वजह से बेल में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ. बेल का जो वाइब्रेशन था वो जार के अंदर की जो एयर थी उसके साथ मिक्स हो गया और एयर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर दिया. जब जार के अंदर की एयर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ तो वो एयर क्या की कि जार में वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर दी. अब जब जार वाइब्रेट कर रहा है तो जार के वाइब्रेशन से जो बाहर की एयर है उनमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो गया और वो वाइब्रेशंस जब हमारे ईयर में एंटर की तो हमको साउंड हर्ट हुआ. बट जब हमने उस जार से एयर निकाल दी, तो जब जार से एयर निकाल दी तो अब कोई मीडियम नहीं है. अब वो जो बार बार स्ट्राइकिंग हो रही है उससे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके थ्रू मूव करेगा, कैसे आके जार के बाउंड्री से टकराएगा और फिर बाहर की एयर को देगा. अब तो उस जार के अंदर कोई एयर नहीं है. तो जब जार के अंदर कोई एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है जिसके थ्रू साउंड ट्रेवल करके जार तक जाए, जार से बाहर की एयर तक जाए और बाहर की एयर से हमारे कान तक पहुंचे, तो अब हमें कोई भी साउंड महसूस नहीं होता है. But when air has been removed from the jar, sound produced due to vibration of gong could not travel to the wall of the jar, so wall could not vibrate and no sound is heard. जब तक एयर थी, गोंग की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ जो कि एयर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर दिया और वो एयर जार के अंदर थी तो जार को वाइब्रेट कर दिया. जार के वाइब्रेशन की वजह से बाहर की जो एयर थी वो भी वाइब्रेट करने लगी और हमारे ईयर में एंटर की तो हमको साउंड महसूस हुआ. बट जब हमने जार की सारी एयर को निकाल दिया थ्रू दैट वैक्यूम पंप, अब उसमें कोई एयर नहीं है तो वो गोंग अभी भी स्ट्राइक कर रहा है, पर वो स्ट्राइक करने से अब जब एयर नहीं है तो वो ट्रेवल करके जार के बाउंड्री तक नहीं पहुंच पा रहा और जब पहुंच नहीं पा रहा तो जार वाइब्रेट नहीं कर रहा और जार वाइब्रेट नहीं कर रहा तो बाहर की एयर भी वाइब्रेट नहीं कर रही है. This clearly demonstrates that sound requires a material medium for transmission and it cannot travel through vacuum. यह हमको दिखाया कि साउंड को हमेशा एक मटेरियल मीडियम, किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू वो ट्रैवल करता है, अदरवाइज वो ट्रैवल नहीं कर पाता है. अगर कोई वैक्यूम है, खाली स्पेस है, उसमें वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट, requisites of medium. A medium required for the propagation of sound must have following three properties. जो भी मीडियम होगा साउंड के लिए उनकी ये 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. फर्स्ट, मीडियम मस्ट बी elastic so that its particle may come back to their initial position after displacement on either side. जो भी मीडियम है वो elastic होना चाहिए ताकि वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ सके. The medium must have inertia so that its particle may store mechanical energy. उनके अंदर inertia होना चाहिए. Next, the medium should be frictionless so that there is no loss of energy in the propagation of sound through it. Next, वो frictionless होना चाहिए, ये नहीं कि energy जो है waste हो रही है. Sound can propagate not only in gases but also in solids and liquids. जो sound है वो gases में ही नहीं, solid और liquids में भी जा सकता है. Some materials such as air, water, iron, etc. can easily transmit sound from one place to another. On the other hand, blanket, thick curtains, etc. absorb most of the sound incident on them and transmit only a small fraction of it. लेकिन अगर कोई ब्लैंकेट होता है या कोई कर्टेन होता है तो ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं जिससे हमको काफ़ी कम हल्का साउंड सुनाई देगा. बट अगर हम एयर, वाटर, आयरन की बात करें तो इनसे साउंड ईजिली प्रोपोगेट कर पाता है और हमको साउंड सुनाई देता है. Sound cannot travel in vacuum. On moon there is no medium, therefore on moon one cannot hear the sound produced by the other. अगर मून की बात करें तो मून पे कोई मीडियम नहीं होता है, तो जब मून पे कोई सोर्स ऑफ मीडियम नहीं है तो हम वहाँ कोई साउंड नहीं सुन सकते. हमने अभी पढ़ा कि साउंड के लिए हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है.
The light does not require any material medium for its propagation and it can propagate through vacuum as well. लेकिन अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो वैक्यूम में भी propagate कर पाता है. ओके, so just read this portion. In your next class we will cover some more important topics of your chapter. Thank you.